गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लासेस में हम लोग कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। कोरिलेशन क्या होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल किए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यानी लीनियर कोरिलेशन क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है, फिर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। इसके अलावा हम लोग यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी जानकारी हासिल किए। आज का जो क्लासेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग कोरिलेशन के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे और कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स, कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, वो जो था पिछले क्लास जो था वो कोरिलेशन के बेसिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए। और आज जो है कोरिलेशन के एक एक टाइप्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर नेट में कोरिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कोरिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोरिलेशन के जो टाइप्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला जो इनका टाइप है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, है ना। ये एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है। और इस कोरिलेशन को कार्ल पियर्सन ने दिया। आपको ये चीज पहला ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को किसने दिया, तो ये जो है कार्ल पियर्सन, मैंने यहाँ पे पियर्सन लिखा हूं, ये जो कोरिलेशन है ये कार्ल पियर्सन ने दिया। अब देखिए, चूंकि ये जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है तो इसके एजम्पशन है ना, इसका क्या क्या एजम्पशन क्या है, इसके कंडीशन क्या है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसा कंडीशंस होगा, क्या क्या करते हैं कि क्या अभिधारणाएं होंगी या क्या शर्तें होंगे कि हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का यूज करेंगे, है ना। दरअसल ये चीज होता है कि जैसे जब आप एमएड का डिजर्टेशन करोगे और एमएड डिजर्टेशन करने के बाद जब आप कोरिलेशन लगाओगे तो उस ड्यूरेशन में, अभी तो आपका एमएड कोर्स में ये है कि साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, आपका डेटा दिया हुआ रहेगा, ये कहेंगे कि कैलकुलेट पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। तो आप साफ आप वहां पे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन लगा के निकाल लोगे। तो इस टाइप यहाँ पे तो सिर्फ आपको फॉर्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हाँ, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है इसका ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के आधार पर हमने वैल्यू पुट करते गए तो हमारा पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको एजम्पशन समझना पड़ेगा, आपको कंडीशन समझना पड़ेगा कि कंडीशंस कैसा होंगे। अब आप मान के चलो कि मान लिए कि आप डिजर्टेशन कर रहे हो, एमएड में आपका डिजर्टेशन है ना। तो उस ड्यूरेशन में आपका स्टडी ऐसा है कि कोरिलेशनल स्टडी है। अब आपके पास 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल के आधार पर आप सहसंबंध देखना चाहते हो, तो उस कंडीशंस में तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, है ना। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन है, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन है, फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन है, पार्शियल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है। तो आप कौन सा कोरिलेशन यूज करोगे? तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे डेटा का नेचर क्या है, एजम्पशन कौन सा एजम्पशन यहाँ पे फिट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोरिलेशन का यूज करेंगे। तो नेट में जो फोकस किया जाता है, नेट में आपको ये नहीं पूछेगा कि चलो ठीक है आपको दे दिया, डेटा दे दिए और डेटा देने के बाद आप कहेंगे आप पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालो। ये बस क्लासरूम तक ही सीमित है। यहाँ पे कहेंगे क्योंकि ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालोगे तो ये काफी टाइम टेकिंग है, करीबन 30 से 35 मिनट आपको एक कैलकुलेशन करने में लगेंगे। तो इतना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे पूछेंगे नहीं। तो नेट में जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका एजम्पशन क्या है ना। तो पहला देख लीजिए, फर्स्ट जो है वो है आपका लीनियर कोरिलेशन, है ना। तो ये कहता है, लीनियर कोरिलेशन जो है ये चीज कहता है ना। आप देख रहे हैं लीनियर कोरिलेशन, ये कहता है कि जब 2 चरों के बीच रेखीय सहसंबंध होता है, यानी आपके पास 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के बीच किस टाइप का सहसंबंध होगा, लीनियर, है ना, लीनियर सहसंबंध हो, तो ऐसी परिस्थिति में पियर्सन आर ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। जब दोनों ही वेरिएबल के बीच लीनियर कोरिलेशन हो
तो उस कंडीशंस में हम किसका कौन सा कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। और मैंने बताया था है ना कि लीनियर कोरिलेशन होता क्या है, इसके पिछले क्लासेस में मैंने आपसे कहा कि रेखीय सहसंबंध उस संबंध को कहते हैं जिसकी व्याख्या ग्राफ पर सीधी रेखा द्वारा हो सके। यानी लीनियर कोरिलेशंस को हम एक सीधी रेखा के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हाई एक्यूरेसी, है ना, ये कहता है कि पियर्सन विधि का व्यवहार तब किया जाता है जबकि सहसंबंध गुणांक यानी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अत्यधिक शुद्धता के साथ जानने की आवश्यकता होती है। इस विधि से प्राप्त परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। ये नहीं ज्यादा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट 2012 में पूछा जा चुका है। यानी जितने सारे कोरिलेशन है सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी कौन सा कोरिलेशन देता है। तो आपको आंख मूंद के ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहां पे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पे टिक लगाना है ना। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो होती है कोरिलेशन में वो है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट जो है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। तो यहां पे ये कहते हैं कि इस प्रकार के सहसंबंध, ये पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन सहसंबंध है, इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब दोनों ही वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस हो यानी सतत हो। जैसे एक आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा जो इंटेलिजेंस है और जो अचीवमेंट है ये दोनों क्या है, सतत चर है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। तो इन दोनों के बीच सहसंबंध निर्धारित करने के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो अगर मान ले कि आपके पास ये डेटा हो कि इंटेलिजेंस का स्कोर दिया हुआ हो और अगर आपके पास उपलब्धि का स्कोर दिया हुआ हो, तो उस कंडीशंस में आप जो निकालोगे तो वो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन सबसे बेहतर होगा। साथ ही साथ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये भी पूछा जाता है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। तो ये क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावे जो चीज है, इसके अलावे यहां पे इंटरवल स्केल है ना, स्केल्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की जब हम मापन की स्केल्स की बात करते हैं या स्केल्स की बात करते हैं तो स्केल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, नॉमिनल स्केल, दूसरा क्या, ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल और चौथा जो है रेशियो स्केल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा डेटा दोनों ही वेरिएबल जो है वो किस स्केल्स में हो, इंटरवल स्केल्स में हो, तो उस कंडीशंस में हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का यूज करेंगे। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालने के लिए डेटा या वेरिएबल किस स्केल में होना चाहिए। वेरिएबल का जो वैल्यू होता है यानी जो डेटा है वो किस स्केल्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंटरवल स्केल यानी अंतराल मापने में होना चाहिए। और साथ साथ ये पूछा जाता है कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कितना होता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होता है इक्वल टू n-2। इसके अलावे और भी इनके कुछ बेसिक एजम्पशन है कि जब दोनों के निरीक्षणों की संख्या अधिक हो, यानी जब n बड़ा हो, n का मान जो होता है, जब दोनों परीक्षणों की संख्या अधिक हो यानी n का मान जो है वो बड़ा हो, तो उस कंडीशंस में भी हम पियर्सन R ज्ञात कर सकते हैं। गैरेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गैरेट, ये कहते हैं कि जब निरीक्षणों की संख्या 30 या इससे अधिक होती है तो इसे बड़ा n कहते हैं। गैरेट ऑफ हेनरी गैरेट, H.E. गैरेट, हेनरी गैरेट की आप नाम सुने होंगे, है ना, बहुत ही अच्छी इनकी स्टैटिस्टिक्स की किताब है, आप पढ़ा करें उनमें उस किताब को। उन्होंने कहा है कि अगर निरीक्षणों की संख्या 30 या इससे अधिक होती है तो हम उसको n, वो जो n होगा वो बड़ा n कहेंगे, है ना। और फिर और एक चीज ये होते हैं कि जब दोनों चरों अर्थात दोनों सेटों के प्राप्तांकों में प्रसामान्य वितरण उपलब्ध होता है,
तो ऑलरेडी ये मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और मैंने ये कहा था पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर आपका जो क्या कहते हैं डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है तो उस कंडीशंस में भी हम क्या करेंगे, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का हम यूज करेंगे। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का हम यूज करेंगे। अब हम आइए देखते हैं, थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहां पे देखिए ये है ना। यहां पे देखिए ये x, एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा वेरिएबल जो है आपका y है। तो x का मान है पहले 8, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 4। और y वेरिएबल का जो मान है वो 3, फिर 12, फिर 9, फिर 1 और फिर 5। और इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो होता है पियर्सन प्रोडक्ट, ये इनका जो फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई और n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसको आप r से डिनोट कर सकते हो। ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा हूं, इसको आप पियर्सन को R से, ये R से आप डिनोट करोगे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे किनका क्या क्या वैल्यू चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स को आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 का देखिए 64, 5 का 25, 6 का 36, 2 का 4 और 4 का 16। फिर वाई स्क्वायर किए तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 9, 3 का 9, 12 का 144, 9 का 81, 1 का 1 और फिर 25। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मान, आपका फॉर्मूला ये कह रहा है एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और अब आपको क्या चाहिए, एक्स वाई है यहाँ पे। तो फिर हम ये दोनों ही एक्स वाई को हम क्या किए, मल्टीपल किए। तो जब हम दोनों एक्स वाई को मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, 8 है और वाई का 3, तो 3 8 जा 24, फिर देखिए 5 12 जा 60, फिर 6 9 जा 54, फिर 2 1 जा 2 और 4 5, है ना। 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए ये x जो है, x का मान है, x को हम सारे x का जो वैल्यू है इसको जोड़ देंगे, तो टोटल x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन x इक्वल टू 25। और यहाँ पे देखिए y जो है, y को जोड़ेंगे तो समेशन y इक्वल टू 30। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है, तो समेशन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 145। फिर समेशन y का होल स्क्वायर यानी 260, है ना, ये 260 है। और समेशन एक्स वाई का जो मान है ये है 160। अब आप अपने एक बार फिर फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ये क्या आपका फॉर्मूला है ना। R इक्वल टू क्या, n समेशन एक्स वाई, फिर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, फिर ब्रैकेट n समेशन एक्स का स्क्वायर। यहां पे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का जो वैल्यू है उसी को वर्क करना है, लेकिन यहाँ पे सारे, यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, समेशन x का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो समेशन x है इसको आपको होल स्क्वायर करना है, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए समेशन एक्स स्क्वायर, माने यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का टोटल एक्स स्क्वायर जो है उसका मान कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे जो समेशन एक्स है इसका हमको होल स्क्वायर करना है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू को जोड़ देना है, सारे एक्स स्क्वायर के वैल्यू को जोड़ना है। एज इट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे वाई स्क्वायर का वैल्यू को जोड़ना है, और यहाँ पे समेशन वाई का जो मान आया है उसका हमको होल स्क्वायर कर देना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका कितना है, n आप देख सकते हैं कितना है, n 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 5 है, तो n आपका हो गया यहाँ पे देखिए 5, n 5 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखिए, देखिए r इक्वल टू 5 इंटू क्या है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान देखिए फॉर्मूला समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, समेशन एक्स वाई इक्वल टू 160 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या है देखिए समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो
यहाँ पे देखिए समेशन एक्स का मान जो है कितना है, ये 25 है, और समेशन वाई का मान जो है ये कितना है, 30 है। तो यहाँ पे समेशन एक्स का मान 25 पुट किए और यहाँ पे 30। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, एन है ना, और एन के साथ समेशन एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एन। तो यहाँ पे देखिए एन का ऑलरेडी आपको पता है 5 है ना, और एक्स स्क्वायर का मान आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 145 है। तो यहाँ पे आपने इंटू 145 किया, माइनस यहाँ पे समेशन एक्स का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर है, तो समेशन एक्स का मान कितना है, 25, और इसका होल स्क्वायर यानी 25। फिर समेशन यहाँ पे एन इंटू कितना है, समेशन वाई का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखिए समेशन वाई का मान कितना है, 260 हो गया, और यहाँ पे समेशन वाई का होल स्क्वायर है, तो समेशन वाई का 30 हो गया। तो अब आप देख सकते हो ये वैल्यू आपका आ गया। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। अगर थोड़ा सा एक भी डिजिट, अगर आपका थोड़ा सा भी गुना भागा में अगर आप थोड़ा सा भी माइनर भी मिस्टेक करते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो डिफर आएगा, और जहां रिजल्ट आपका डिफर आया वहां पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं है ना, देखिए अब 5 इंटू 160 को हम गुना करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 800, और फिर 25 इंटू 30 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 750। और फिर नीचे क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, रूट है, और रूट के बाद क्या होगा, 5 इंटू 145 है ना, 5 इंटू 145 को जब हम गुना करेंगे तो 725, और माइनस 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 इक्वल टू हो जाएगा 625। और फिर यहाँ पे देखिए 5 इंटू 260 को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1300। ये जो है ये आपका 1300 है ना, 1300 माइनस 900, ये 30 इंटू 30 यानी 900। तो अपर में देख लीजिए कितना है, 800 है, 800 में से 750 घटा तो कितना बचेगा, 50 है ना, 50 बचेगा। और फिर अब देखिए रूट है, अब यहाँ 725 में से 625 तो कितना बचा, 100, और फिर 1300 में से 900 घटा तो कितना बचा, 400। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 50 है ना, 50, तो आपको ऑलरेडी पता है 100 मीन्स कितना होता है, 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे इक्वल टू 50 है ना, ये 50 लिखे, और ऐसे करने के बाद ऐसा आप कर सकते हो, रूट यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 50 और यहाँ पे 100 है ना, 100 है तो 100 में कितना कर दिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर रूट है, तो जब 10 का स्क्वायर तो 110 बाहर आया और 20 भी बाहर आ गया, तो 50/200 होगा है ना, 50/200। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि आप 50/10 का रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, ये 20 का स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 इंटू 20 यानी 200। और जब हम ये 200 को 50 को 200 से डिवाइडेड करेंगे तो 0.25, यहाँ पे जो आर का मान होगा है ना, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन यानी आर, पियर्सन आर का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, आर इक्वल टू यहाँ पे ये आर इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.25 है ना, आर इक्वल टू 0.25। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आप निकाल सकते हो। एक बार फिर आप देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से, आपको यहाँ पे एक बार रो स्कोर्स मेथड है ना, जब रो यानी क्या है, यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है और दोनों ही वेरिएबल में ये रो स्कोर्स दिया हुआ है, और रो स्कोर्स जब आपको दिया हुआ हो तो आप सीधा सा रो स्कोर्स मेथड का जो ये फॉर्मूला है, एन इक्वल टू देख लीजिए एन है ना, एन यानी आर, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, आर इक्वल टू आपका एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई,
और फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके है ना यहाँ पे, यानी जो समेशन जो x वैल्यू है सारे x को जोड़ने के बाद उसका आप होल स्क्वायर करोगे। और सेम कंडीशन वही है यहाँ भी, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। तो अगर इस टाइप से, यानी अगर आपका दोनों ही वेरिएबल के रो स्कोर्स दिया हुआ हो तो उस रो स्कोर्स के आधार पर आप पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल सकते हो। थैंक यू।